Hello students, a warm welcome for the discussion of JEE Advanced Pattern Questions. Chapter is very interesting and simple, gravitation. Actually अगर आप याद करो तो इसके कुछ 5 क्वेश्चंस का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं पहले ही दे चुका हूं। ये उसी कॉन्सिक्वेंसेस में, उसी सीक्वेंस में, उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग 6 से करेंगे। इसके बाद अगर मैं बनाऊंगा तो फिर उसमें क्वेश्चन की शुरुआत 11 से होगी। ऐसे करके 5-5 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेट करके कर रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं, वो फिर डाइजेशन में दिक्कत करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वही पैटर्न रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन रहेंगे क्वेश्चन के शुरू में ही। 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मैट्रिक्स मैच हो सकता है, इंटीजर टाइप, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो वंस अगेन let's start this discussion of JEE Advanced Pattern questions. So here it is question number 6. ठीक है ना, क्योंकि 1 से 5 तक का आपके पास प्रेजेंटेशन ऑलरेडी है। तो 6 और 7, ये देखिए रेड कलर का पॉइंट अगर आपको दिख रहा हो, है ना, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, we'll think on the solution part and then I'll explain you how you can explain it. Imagine a light planet. हल्का सा कोई प्लैनेट अस्यूम कर लेते हैं, अब अपना अर्थ ही ले लेते हैं, कौन सा बहुत भारी है ना, रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार। ठीक है, अपना सन ले लेते हैं, बड़ा मैसिव स्टार है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t। ठीक, चलिए डायग्राम बना देता हूं एक। ये है सपोज सन या स्टार, ठीक है, और ये है बेचारा छोटा सा प्लैनेट जो r रेडियस की उस पे सर्कुलरली जो है मूव कर रहा है। ठीक, इसका टाइम पीरियड t है। If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r to the power -5/2। अब ये कंडीशन दी गई। वैसे आप क्या कहते, आप कहते कि f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r²। जनरल तो यही होता है ना, लेकिन नहीं, यहां पे एक अलग कंडीशन आपको दी गई कि भाई ये आप जो कुछ जान रहे हैं उसे आप अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵/2 टाइप की कंडीशन। तो अब आपको निकालना है कि t² का क्या रिलेशन होगा r के साथ। जो ये रिलेशन हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से तो मैं यहां लिख देता t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। लेकिन अब चूंकि ये नहीं करेक्ट है तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए ये एक्चुअली ना नॉर्मली आप लोग ये गलती करते हो, वो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ और फिर c वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेते हो। तो उस गलती को आप ना करें, इसके लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं। क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक, आइए अगर मैं लिखूं m⍵² is directly proportional to r to the power -5/2, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होंगे। क्या लिख दिया है ये, है ना। देखिए ये क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, mv²/r। तो यही तो फोर्स है जो कि इंश्योर कर रहा है कि जो लाइट प्लेनेट है वो अपने स्टार के चारों तरफ घूमती रहे, नहीं तो गिर नहीं जाएगा ग्रेविटेशनल पुल से। तो मैंने उसी के शेप को मेकअप करके चेंज करके यहां पे लिख दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं, सॉरी, देखिए ये नीचे आ जाएगा, 1 है ना इसकी पावर, तो ये -5/2 चलेगा। ठीक है, ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
r की पावर कितना हो जाएगा भाई, -7/2। ठीक है, सो ये मुझे मिला -7/2। अच्छा, अब जरा ये मास तो कांस्टेंट रहेगा, हम लोग इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की बात की गई है। लेकिन आपको पता है कि ये रिलेशन होती है t = 2π/ω या ω = 2π/t। अब जरा इस वैल्यू को यहां रिप्लेस करिए, m को छोड़ दीजिए, हमें रिलेशन तो t और r में निकालनी है ना। तो भाई ये मुझे मिल गया 2π/t², है ना, इसको यहां स्क्वायर कर देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक। तो अब जब मैं इसको अप डाउन करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा r⁻⁷/2, ठीक। और अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁷/2, तो आइए प्लीज जरा ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट दिखता है। सो आउट ऑफ दिस 4 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात की गई है जिसको मैंने यहां पे आपको इलेबोरेट कर दिया। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यही कि जो आपको पता है ना t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, आप उसके हिसाब से मूव करना शुरू कर देते हैं, वो चीज गलत है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। एक्चुअली फिजिक्स में जो कुछ क्वेश्चन में कहा जाए आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशंस सेट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है। Speed of a planet in an elliptical orbit with semi-major axis A about sun of mass m at a distance r from sun is। अच्छा, स्पीड निकालनी है एक प्लैनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सन इज। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये केपलर का जो लॉज है ना उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं हम लोग। ये कुछ ज़्यादा इलिप्टिकल हो गया बट चलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई आपको पता है कि सन एक फोकस पे रहता है, तो एक फोकस ये मान लिया मैंने, भाई दो फोकस होते हैं ना एलिप्स के, और यहाँ कहीं पे प्लैनेट है। अच्छा, सेमी मेजर एक्सिस इसकी ये ए गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। और यहाँ कहीं पे बेचारा छोटा सा ये प्लैनेट है m मास का। कैपिटल M जो मास है वो है सन का, स्मॉल m जो मास है वो है प्लैनेट का, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दी सन। अब चलिए मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस r हो गई, जो कि वेरी करेगी ऑब्वियसली। तो आपको भी ये पता लगाना है कि इसकी स्पीड इस छोटे वाले मास m की यानी प्लैनेट की क्या होगी, ठीक। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा क्वेश्चन है, अब हमें इसको अप्लाई करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से रखूंगा इजी टू मीडियम में। मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला एक दो इसमें लगाना है और वो फार्मूले आप बार बार सीख चुके हैं, तो उन फॉर्मूलों के बेसिस पे हम लोग इसमें बात करेंगे। टोटल एनर्जी, सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, उसको हमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसे हम डिफाइन कर दें अगर ई टी से टोटल, तो ये आ जाती है -GMM/2a। ठीक है, अब यहां पे सारे टर्म्स आपको पता ही हैं, कैपिटल G के बारे में, कैपिटल M के बारे में, स्मॉल m के बारे में, सारे टर्म्स आपको पता हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल
एनर्जी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगा दें तो हमें यहां मिलेगा E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई वेलोसिटी निकालनी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी में ही मिल जाएगी, तो ये वैल्यू आप यहीं से रख दीजिए उठा के, माइनस GMM/2A। फिर काइनेटिक एनर्जी ओके हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM, डिस्टेंस कितनी है क्वेश्चन में, स्मॉल r। सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहीं पास में ही कर दे रहा हूं जिससे कि आपको फिर आंसर देखने इधर ना आना पड़े, और ये कुछ करना है नहीं, सारे टर्म सिर्फ एक दूसरे के बराबर इक्वेट करके रख देने हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहां से ये v जो है ये मुझे मिल जाएगा GM। ठीक है, ये वाला G इंटू एम, ऑब्वियसली अंडर रूट आएगा। फिर अब टर्म्स जो बच रहे हैं मेरे पास में वो है 2/r माइनस 1/a, 2/r/1/a। ठीक है, सो अब इसको अगर हम लोग चेक करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है A। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। Here this idea of conservation of energy is extremely useful I am saying because of this reason कि उससे ये एक लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड द इंस्ट्रक्शन हियर इज more than one option correct. It may possible, it's not necessary. Fine, let's read the question. For a satellite revolving in circular orbit, well, let's say there is one satellite जो कि अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक, और सर्कुलर ऑर्बिट में है सिंप्लिसिटी के लिए। सपोज v0 इज द ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा, जो हम लोग निकाला करते हैं vo कहते हैं जिसको, तो ऑर्बिटल है तो चलिए इसको vo ही पढ़ लेते हैं, और एक होती है एस्केप वेलोसिटी ve। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड, t जो है उसका टाइम पीरियड है, जितनी देर में वो एक अपना सर्किल पूरा कर रहा है, और u उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, और k काइनेटिक एनर्जी है। अरे क्या क्या फैक्ट दे रखे हैं। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड दे दी, टाइम पीरियड दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दी, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। वैल्यू ऑफ g इज डिक्रीज्ड। फाइन, देन क्या क्या चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। एक्चुअली अब फिर वही चीज आती है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला। हम कहते हैं कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, मान लीजिए थॉट एक्सपेरिमेंट क्या जाता है सोचने में कि जो कैपिटल G है जिसकी वैल्यू हम लोग बोलते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 है, वो कम होने लगे, वो ज्यादा होने लगे। अरे भाई एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा ऑर्बिटल स्पीड पे, टाइम पीरियड पे, काइनेटिक एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। लेट्स ट्राई टू चेक इट। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। तो अब हमारे पास में ये जो चारों टर्म हैं इनकी वैल्यू, मतलब इनमें से किस किस की वैल्यू, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसमें लाने के मोड में था कि u को बढ़ा दूं, k को, इस टाइप से। फिर मैंने सोचा चलो सबको घटाने के ही क्रम में कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट, ये चीज एक्सेप्ट करना ही आप लोगों में बहुत मुश्किल है। अरे जी की वैल्यू कैसे कर सकते हैं, जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो भाई इससे पहले जब हमने क्वेश्चन अभी जो किया था, छठा क्वेश्चन, जिसमें कहा था कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -5/2 है, तो वो भी तो नहीं होता है, r² होता है ना 1/। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी वो करते हैं। तो बेसिकली मुझे दो चीजें इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बतानी थी। एक तो हमें ना ये छोटे छोटे जो रिजल्ट्स हैं इनके ना एक्सप्रेशंस थोड़ा सा टिप पे रखने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप इनको ड्राइव करना शुरू करो फिर तो मतलब मुश्किल है ना। ये मुझे थोड़ा सा ध्यान रखने चाहिए। चलिए बात करते हैं कैसे हम इसको टैकल करेंगे। तो ये होता है GM/R। ठीक, R क्या है,
जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस है। ठीक है जी। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड होता है 2πr⁵ अपॉन √gm। अब देखिए, अगर मुझे ये फॉर्मूले याद आ जाते हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से मैं ये बताना शुरू कर दूंगा। चलिए जरा यही देख लेते हैं। अब देखिए, अगर g घटेगा तो v0 को भी घटना चाहिए। आइए देखते हैं। तो मुझे दिखा कि हाँ भाई, अगर g घटेगा, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। मैं रफ कर दूंगा इसको, डोंट वरी। तो अब देखिए, साफ दिख रहा है कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए इस पे निशान लगा देते हैं, करेक्ट। अब जरा टी को देखिए, यहां देखिए रिलेशन क्या है? रिलेशन कह रही है कि 1/√g है। तो अगर बच्चों g घटेगा तो टी को बढ़ना चाहिए। ये कह रहा है कि नहीं भाई घटना चाहिए, तो छोड़ दीजिए, बी करेक्ट नहीं है। ठीक, इसी को मैं चेंज करना चाह रहा था, बट मैंने सोचा चलो सबको डिक्रीज कर देते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा और कंफ्यूज किया जा सके। ठीक है, आइए अब जरा U की बात करते हैं। U मतलब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब मैं दोनों के लिए अगर लिखूं ना, ठीक है, ध्यान दीजिए, दोनों के लिए लिखूं काइनेटिक और पोटेंशियल, तो मैं लिख सकता हूं ये -g होता है, -g/mm/2r एक होता है और -g/mm/r एक रहता है। मतलब कुल मिला के बात ये हुई, सॉरी, डायरेक्टली। ठीक, तो इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर मैं कहूं तो ये भी सही है। ये भी सही है। तो मैं सिर्फ इतना इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझाना चाह रहा था, वेयर इज द डस्टर, ओके दिस वे, कि इस क्वेश्चन में मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि इस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल चैप्टर के जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। बहुत आसानी से हम उससे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफ एंड बट और सॉल्व करने का मैंने स्कोप नहीं छोड़ा है, बड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। सोचिए, V एंड D जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। आपको फिर इन चीजों को मैच करना है। अब ये क्वेश्चन भी ना प्योरली रिवीजन बेस्ड है। अगर इस चैप्टर को आप बार बार कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चंस और इसके ऑप्शंस को मैच कर जाएंगे, क्योंकि यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। जो कुछ कंडीशंस हमने ड्राइव की हुई हैं उनकी जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप टाइम पीरियड, वेलोसिटी, पोटेंशियल और इन चीजों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ड्राइव करना शुरू करो, प्लीज नॉट पॉसिबल। क्या ऑप्शन है? ये इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को जरा 5-6 बार ढंग से पढ़ डालिए, कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स ले जाइए, बोनस है ये। ठीक है, बम्पर सेल। आइए जरा ऑप्शंस देख लेते हैं, मैच आप लोग कर लेंगे, इसमें कुछ मुझे बताने वाली चीज नहीं करनी है। ABCDPQRST, ठीक, तो इसका आंसर करने का तरीका ये होगा भाई, ABCD, ठीक, तो T, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने A के आगे लिखा है T, B के आगे भी मैंने लिखा है T, C के आगे मैंने लिखा है P, Q, R, S और D के आगे मैंने लिखा है T। जरा मैच कर लें, याद करने की ही चीज है। A के आगे मैंने लिखा T, तो मैंने कहा कि
ई भी 0 हो, बी भी 0 हो, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। जहां ई होता है वहां पे वी की कुछ वैल्यूज हैं, रिजल्ट्स आपने ड्राइव किए हुए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। अब जैसे कि एक ऑप्शन हम लोग पकड़ लेते हैं, सपोज सी कह रहा है कि जहां पे V0 नहीं है वहां पे E0 हो, ऐसा सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। याद करिए इसी सीक्वेंस में पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से बेस था। फिर एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर, जी बिल्कुल। और ये अगर यहां से भूल जाए तो क्लास 12th आप लोग अगर कर चुके हो तो याद करिए गाउस लॉ भी यही कहता है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने लिखा कि ये रिवीजन बेस कॉन्सेप्ट्स हैं, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना और आपसे एग्जाम में अगर गलत हो, देन इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। देन इट कम्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीजर टाइप। अच्छा, इस बार 2018 में उन्होंने जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा था उसमें आंसर 0 से 9 के बीच नहीं था, आंसर उसमें 2000-3000 के नंबर भी आए थे, मतलब 2697 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब आप लोग इस चीज से बहुत केयरफुल रहिएगा कि क्या वो दे रहे हैं। यहां मैंने पुराना पैटर्न ही फॉलो किया, 0 से 9 के बीच ही एक ऑप्शन रखा हुआ है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है विद द स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? √2 उसकी हाफ स्पीड से, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज x × r। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा फॉर्मूला लगना है, फुल मार्क्स आने हैं। चलिए कर देते हैं इसको। तो भाई ये हो जाएगा, अभी 2 मिनट पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था, याद करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो ये था मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक। लेकिन ये खुद किसके बराबर है? तो बच्चों ये बराबर है √2gr के। नो प्रॉब्लम, गिवन है क्वेश्चन में। तो ये बराबर हो गया Gm/2r, ठीक। यहां से मुझे मिला r = 2r, ठीक है। तो यहां r = 2r मिला, तो भाई h बराबर होता है r - r, है ना। और ये 2r है तो h बराबर कितना हो गया? r के बराबर। Therefore h = r। तो अब आप अगर इसको यहां पे देखें तो क्या आना चाहिए? तो इसमें इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1। क्यों? क्योंकि आपको r ही तो लाना है ना, 2r लाना है ना, 0.5r लाना है ना, 6r लाना है ना, 7r लाना है। तो सिंपल सी बात है कि r, अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज कि आप इसको r से मल्टीप्लाई कर दें। आंसर आपका 0 से 9 के बीच कुछ आना है, r नहीं आना है, तो सिंपल r आना है। तो इसका मतलब हो गया कि ये, ठीक। So it is your correct answer. So it was the representation of these 5 questions. Somehow I hope you will realize the message that I want to convey for these questions to all of you. Fine. So let's say goodbye to each other. Very soon I'll come back with some new videos. Till then, take care of yourself. It's a high time for revision. So please keep revising. Thanks a lot.